हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, इसके पहले हमने एक बायोलॉजी 12th बायोलॉजी 2025 में आने वाले 3 अंक के प्रश्नों की वीडियो बनाई थी। उस पर लगभग 10,000 बच्चों ने प्यार दिया है बच्चों, और बार बार बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर जी इसके नेक्स्ट वीडियो आप लाइए, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप हमें दीजिए। ठीक है, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी बायोलॉजी के 3 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको भी और बताइए। तो बच्चों हम आ गए हैं आपके लिए लेकर बार बार लगातार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न उत्तर। ठीक है, सभी जितने भी प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सारे के सारे बार बार लगातार पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे वायरल प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है बच्चों, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। ठीक है, देखो बच्चों, आपके जो 3-3 नंबर के 12 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 3-3 नंबर के 12 प्रश्न आते हैं, यानी कि 36 नंबर आपके बच्चों 3 नंबर वाले प्रश्न ही पक्का कर देते हैं। ठीक है, यानी 70 अंक का आपका पूर्णांक रहता है। बताओ, ठीक है, और 3-3 नंबर वाले प्रश्न 36 नंबर के आते हैं, तो बताओ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोगों को इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे के हैं ये प्रश्न। ठीक है, देखो भाई, पहला जो हमारा प्रश्न है, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों इसके पहले ही मैं बता चुका हूं वीडियो, आप लोग इसकी जो नेक्स्ट वीडियो, इसके नीचे वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं और आप बवाल मचा सकते हैं। ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको कैसे, किस प्रकार से आपको लिखना है, देखो। मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, कितना बिल्कुल बच्चों अपने हाथों से मैं लिख के लाया हूं, कितना प्यारा प्यारा एकदम आसान भाषा में कोई भी बच्चा जो कितना भी कमजोर क्यों ना हो वो भी पढ़ के अच्छे तरीके से नंबरों को ला सकता है। ठीक है, तो टीकाकरण कहते हैं, टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, टीका स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को टीकाकरण पर 3 नंबर वाली संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको लेके आया हूं 3 नंबर वाले भी प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 5 अंक में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों वीडियो को पूरी के पूरी देखना है और इन सारे के सारे क्वेश्चनों को या तो सुन के या तो पढ़ के किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, 3 मार्च के लिए बच्चों। एल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में भी बहुत तेजी से हो रहा है। बच्चों ठीक है, देखो जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, भाई आप 12th पे आ चुके हो तो आपके जो फ्रेंड्स लोग होंगे वो भी शायद एल्कोहल का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चों के दोस्त नहीं कर रहे होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि बच्चों आप लोग एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन बच्चों इसमें लिखा ना जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है, तो बच्चों आप लोग बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करें, बहुत ही खराब चीज होती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके हम लोग कुप्रभाव लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं। क्या डालेंगे? एल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं, और इसका कुप्रभाव भी हम लोगों को लिखना है। कैसे लिखना है? इसमें लिखेंगे आप लोग, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। ठीक बेटा, समझ लो, इसके कुप्रभाव समझ लो। एल्कोहल लेने से पहले इसके कुप्रभाव समझ लो। इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। एल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बरबराता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव घरों में, तथा हिंसा रूप ले लेता, तथा हिंसा का रूप ले लेता है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको लिखना है, धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी करता है। ठीक है, चोरी का देखो यहाँ पे लिखा ना, धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का। इसके बाद आगे देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
चोरी का सहारा लेने लगता है। ठीक है बच्चों, देखो जब भाई पैसा नहीं रहेगा, उसके आदत पड़ गई है एल्कोहल लेने की, पैसा नहीं रहेगा तो भाई कहीं ना कहीं से तो पैसा लाएगा ही लाएगा, तो क्या करता है, चोरी का सहारा लेने लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक कुप्रभाव आप लोगों को और लिख देना है, गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों को लिख देना। इसके बाद अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, क्या है, इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व समझाइए बच्चों। इंटरफेरॉन क्या है और इसका महत्व समझाना है आप लोगों को एग्जामिनर को। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। और बच्चों आप पढ़ के भी याद कर सकते हैं, आप वीडियो को दोबारा देखिए, याद कर लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं, सुन के याद कर लो, पढ़ के याद कर लो, लिख के याद कर लो, किसी भी तरीके से इनको याद कर लो। ठीक है, इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, देखो पढ़ के याद करो, क्या मतलब है इसको बार बार समझाने का, एकदम डिटेल में ही लिखा ही है। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, इंटरफेरॉन विषाणुओं के केंद्रीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करते हैं। ठीक है, किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं रखते, मतलब। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा इंटरफेरॉन आपका तैयार हो गया। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमीबीय पेचिश क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रश्न है 3 नंबर में भी, 3 अंक में भी पूछा जाता है और स्टूडेंट्स ये 5 अंक में भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक प्रश्न से 2 काम हो जाएंगे बच्चों। 3 अंक में भी ये पूछा जाता है और 5 अंक में भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को भी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, पढ़ लेना है, इसके बाद आपको अपने बोर्ड परीक्षा देने जाना है। ठीक है, तो इसको देखो, अमातिसार अथवा अमीबिएसिस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। एंटामीबा की ट्रोफोजाइट अथवा बड़ी आंत में हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देती है। इन घावों से रक्त म्यूकस आदि मल के साथ पेचिश के रूप में बाहर आता है। ये परिजीवी चतुष्केंद्रीय पुटिकाओं के द्वारा में रोग के मल के साथ बाहर आता है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, बाहर आता है तथा संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे मानवों में पहुंचकर रोग फैलाते हैं। इस रोग को फैलाने, आगे देखते हैं भाई, इस रोग को फैलाने में किसका हाथ है, देख लेते हैं भाई। ठीक है, इस रोग को फैलाने में घरेलू मक्खियों का भी बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, घरेलू मक्खियों का भी बच्चों बड़ा हाथ रहता है। कभी कभी यह परिजीवी फेफड़ों, देखो भाई 5 अंक का है तो हमको 5 अंक के हिसाब से भी पढ़ना है और 3 अंक के हिसाब से पढ़ना है। बच्चों आप लोग क्या होता है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को माइंड में रहेंगी। जब कुछ ना कुछ चीजें रहेंगी तभी ना तो पेपर में आप लोग लिख पाएंगे। जब कुछ पढ़ेंगे नहीं भैया तो कुछ रहेगा नहीं आपके दिमाग में, तो क्या पेपर में लिख पाएंगे, है ना। तो देखो भाई, इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लो, सुन लो, याद हो जाएगा भाई। देखो भाई कितना अमीबिक पेचिस कितना सरल है, इसको पढ़ लो बस, याद हो जाएगा। क्या होता है भाई, इसमें घरेलू मक्खियों का भी बड़ा हाथ रहता है। कभी कभी यह परिजीवी फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंचकर सूजन व घाव का कारक बनता है। इस रोग के इसके बाद आगे आपको लिखना पड़ेगा, इस रोग के होने पर पेट में दर्द व ऐंठन रहती है। ठीक है, वमन की इच्छा होती है। वमन का मतलब पेरा स्टूडेंट्स क्या होता है, वमन का मतलब होता है उल्टी होना। ठीक है, उल्टी पलटी का मन करता है, वमन की इच्छा होती है, वह पेट भारी रहता है, सिर में दर्द व शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है भाई, कोई भी बीमारी आएगी तो शरीर तो भैया कमजोर हो ही जाएगा। श्लेष्मा व रक्तयुक्त दस्त हो जाते हैं भाई। ठीक है, रोगी की आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं, वह चेहरा मुरझा जाता है। भाई बीमारी पड़ेगी तो यार चेहरा तो भैया मुरझाएगा ही मुरझाएगा। इसके बाद आप लोगों को इसके रोकथाम और उपचार को भी देख लेना भाई। रोकथाम और उपचार को भी तो देखेंगे, उसको भी तो एग्जामिनर से आपको बताना पड़ेगा भैया।
ठीक है। देखो इसके रोकथाम एवं उपचार क्या है इसके, आपको इसी प्रकार से बच्चों हेडिंग प्यारी प्यारी डाल लेनी है, रोकथाम व इसके उपचार, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या डालनी है, हेडिंग डाल लेनी है। इसके बाद इस पे लिखना है भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। भाई अच्छी तरीके से पकेगा तो अच्छे तरीके से पचेगा भी। तथा फल आदि ठीक प्रकार से धोने चाहिए, अच्छे तरीके से धो लेने चाहिए, क्योंकि भाई आप जानते हैं प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। नियमित रूप से नहाना, ठीक है, नियमित रूप से आपको नहाना चाहिए। नाखूनों को अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स काट लेना चाहिए। भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए। आप लोग ये बताओ, देखो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, कहाँ तक भोजन के पूर्व हाथ धोने चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप खाना खाने के पहले हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को वॉच किया है, देखा है, ठीक है। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, स्वच्छ जल का स्टूडेंट्स हमें प्रयोग करना चाहिए। रोगी को स्वस्थ मनुष्यों से अलग रखना चाहिए, जितने भी मतलब स्वस्थ मनुष्य उनसे रोगी को अलग करना चाहिए ताकि इनका वायरस उनमें ना ट्रांसफर हो जाए। रोग हो जाने पर, देखो रोग होने पर हम दवा कौन कौन सी लेते हैं, ठीक है। फ्यूमेजिलन, एरिथ्रोमाइसिन, बायोमेबिक डी यानी क्या लिखा है, फ्यूमेजिलन, ठीक है, फ्यूमेजिलन, इरिथ्रोमाइसिन और बायोमेबिक डी, डिपेंडाल एम, डायडोक्विन और ट्राइडेजाल, मेट्रोजिल, एमजॉल, ह्यूमिएटिन आदि औषधियों का प्रयोग लाभकारी होता है। यानी इतनी सारी जो दवा हैं इनको हम लोगों को क्या करना होता है स्टूडेंट्स, खाना होता है जब हमें क्या होता है, मतलब पेचिस वाली बीमारी होती है, अमीबी पेचिस वाली बीमारी होती है, एमबीएसिस वाली, ठीक है। तो इतना आप लोगों को दवाई करना होता है। जितने भी स्टूडेंट्स मतलब क्या कहते हैं आगे चल के नीट वीट की तैयारी करेंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये दवा, सब लोगों को आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अगले हमारे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसा वो प्रश्न है, ठीक है। तो भाई देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न 3 अंक में भी पूछा जाता है। देखो मैंने पहले आपको बताया था ना 3 अंक वाले भी देखेंगे और इसी में जो ऐसे कुछ प्रश्न है जो कि 5 अंक में पूछते हैं, तो ये 3 अंक में पूछा जाता है और स्टूडेंट से ये 5 अंक में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, ठीक है, ये वाला प्रश्न। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। प्रश्न कहता क्या है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। हमको बच्चों व्याख्या करनी होती है, 3 अंक में भी व्याख्या करनी है, 5 अंक में भी व्याख्या करनी होती है। यह प्रश्न आता है 3 अंक में कई बार पूछा जा चुका है, 5 अंकों में भी बच्चों कई बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग 5 अंक के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाते हैं। अगर भाई जब 5 अंक के हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो 3 अंक का तो भैया आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको हेडिंग डाल लेने हैं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है। जैव नियंत्रण पहले इसको पढ़ लेते हैं। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक होते हैं। विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में पहुंचते हैं, ये पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। बस इतना आप लोगों को लिख देना है जैव नियंत्रण में। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आगे आपको हेडिंग डालनी है। कौन सी हेडिंग डालनी है मेरे स्टूडेंट्स, आगे आपको डालनी है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, इसको पढ़ते हैं। इसको माने इसके बाद देखो जैव नियंत्रण हमने देख लिया, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु कवक तथा साइनोबैक्टीरिया है। लैम्यूमिनस पादपों की जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम या जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। मृदा में मुक्तावस्था में रहने वाले अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ठीक है यहाँ पे लिखा ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मृदा में नाइट्रोजन अवयव की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको आपको लिख देना है। इसके बाद आप क्या यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं
इस संबंध को माइक्रोराइजा कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखना जैसे एनाबीना, नास्टाक आदि। ठीक है, एनाबीना, नास्टाक आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद छोटी सी आप लोगों को स्टूडेंट देखो 5 नंबर का है तो यार 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों को करना भी पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर के साथ पढ़ना, या तो थोड़ी थोड़ी हेडिंग निकाल लो, 3 नंबर के हिसाब से आप कर देना। ठीक है, पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण, ये आपको हेडिंग डाल लेनी है। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी निर्भरता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया बैसिलस थूरिनजिएंसिस का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से वैज्ञानिक बैसिलस यूरिनजिएंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके। ठीक है, इसके बाद देखो बीटी कॉटन भी आपको लिखना पड़ेगा। बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ड्रैगन फ्लाई, मच्छर और एफिड्स आदि बीटी कॉटन को क्षति नहीं पहुंचा पाते। इसके बाद जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। यह बहुत से पादप, दिख रहा कि नहीं, यह बहुत से पादप रोगजनक का प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। देखो इतना बड़ा भाई, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोगों को इसको तैयार जरूर कर लेना है। थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। आप अगर पढ़ेंगे भाई तो आपको कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो बड़ा है लेकिन आप लोग इसको थोड़ा तैयार कर लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, देखो स्क्रीनशॉट मैं आपको मरवा दे रहा हूँ, ये लो, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की भी। इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट करो, फटाफट करो, कर लिया। इसके बाद इस हेडिंग की भी स्क्रीनशॉट करो, ये लो यहाँ तक करो, ये लो यहाँ तक पहले करो, कर लिया। इसके बाद यहाँ की स्क्रीनशॉट करो, कर लिया, ये लो। अब यहाँ की स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, ये लो, कर लिया। अब इसके बाद यहाँ की करो, ये लो भैया, यहाँ की स्क्रीनशॉट करो, कर लेना, इसको पढ़ लेना 2-3 बार। ठीक है, कर लिया। इसके बाद यहाँ की स्क्रीनशॉट कर लो, इतना करने के बाद बस इतना कर लो, ये लो भाई खत्म। ठीक है, इतना कर लो, बस ये हो गया आपका है। अब बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। ये आ गया हमारा अगला प्रश्न, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि मानव शरीर में थाइस ग्रंथि निकाल दी जाए, एनसीईआरटी बेस्ड भाई, तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो यदि मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि निकाल ली जाए तो टी लिफोसाइड कोशिकाओं का परिपक्वन नहीं हो पाएगा तथा टी कोशिकाएं नहीं बनेंगी और प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग इसको कह सकते हैं। क्या है भाई, पोलियो रोग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पोलियो रोग पर आप लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकता है एग्जामिनर। इसके बाद आपको देखो कैसे लिखना है, दिख रहा है ना आप लोगों सब लोगों को। यह सामान्यतः बाल्यावस्था में होने वाला पोलियो वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। इस विषाणु का संक्रमण भोजन या जल के साथ होता है। विषाणु आहार नाल की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तथा वृद्धि करते हैं। यहाँ से लसिका तंत्र व रुधिर परिसंचरण द्वारा विषाणु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुँच जाता है। पोलियो विषाणु मेरुरज्जु के पृष्ठ रिंगों को नष्ट कर देता है। पृष्ठ रिंग नष्ट होने के कारण पेशियों को प्रेरणा नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, नहीं पहुंच पाती और धीरे धीरे पेशियों क्या होता है भाई, पेशियों का ह्रास हो जाता है। और रोकथाम के लिए आपको ओपीवी वैक्सीन तरल बूंद के रूप में मुख द्वारा
पीआई मतलब मुख द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो जो ओपीवी वैक्सीन होती है जिसको हम पोलियो के नाम से जानते हैं, वो आपको भाई 2 बूंद पिलाई जाती है, ठीक है, 2 बूंद। कौन कौन पोलियो पूछा कमेंट करके बताना, ठीक है, 2 बूंद पिलाई जाती है। इसके बाद हम एक और अगला बहुत ज़्यादा वायरल प्रश्न है भाई, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी और वायरल प्रश्न है, जो कि बच्चों टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से एग्जाम में देखो 5 नंबर में भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है, 5 नंबर में पूछ चुका है, तो उसी प्रकार से हम लिख के लाए हैं। 3 नंबर के हिसाब से लिख के लाए, लेकिन 5 नंबर में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने मन से बना चुन के आप लोग लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जाए टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए, या पूछेगा टाइफाइड का कारक, लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए, इस प्रकार से पूछेगा। तो आपको देख लेना है, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन होता है, यानी भाई मक्खी इस भोजन से उठ के आपके भोजन में आ गई, आपने उस भोजन को खा लिया तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। इस प्रकार से टाइफाइड होता है। इसके बाद लिखना टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण हैं, भाई इनके लक्षण भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक। क्या है? मस्तिष्क पीड़ा, दिमाग में आपका दर्द होगा, ठीक है, सर दर्द करेगा, तथा टाइफाइड ज्वार, आपको बुखार भी रहेगा, टाइफाइड वाला भाई टाइफाइड है तो बुखार तो रहेगा ही, जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है, यानी टाइफाइड ज्वार होता है दोपहर के बाद बच्चों ज्यादा आता है, ठीक है। संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसके बाद परीक्षण रोकथाम एवं उपचार, इसके परीक्षण और रोकथाम उपचार, परीक्षण मतलब इसकी जांच किस प्रकार से की जाती है, तो इसका जो परीक्षण विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है, विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है। शिशुओं को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए, मतलब टीएबी का मतलब टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, शायद फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है ना। टीकाकरण से प्रतिरक्षण का प्रभाव 3 वर्षों तक रहता है, यानी टीकाकरण एक बार आप लगवा लेते हैं तो 3 वर्षों तक आपको कोई भी टीकाकरण करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को टाइफाइड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चों को टाइफाइड हुआ भी होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल बीमारी भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख दें यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, कैंसर सामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित अविभेदित असामान्य तथा अत्यधिक समसूत्री विभाजन को कैंसर कहा जाता है। कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी, ठीक है, ओन्कोलॉजी में किया जाता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई असामान्य व अविभेदित कोशिकाएं कैंसर कहलाती हैं, ठीक है, अविभेदित कोशिकाएं कैंसर कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग कैंसर पर भी टिप्पणी लिख देना है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सारे के सारे वायरल प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार भी कर लिया होगा। तो ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी एक और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बाय बाय।